नमस्कार, जय हिंद। डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 7 से 8 जून 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और आपको बता दूं, ये जो सीरीज आप देख रहे हैं ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। तो डेली बेसिस पर एक समय को निर्धारित करते हुए इस क्लास को जरूर फॉलो कीजिएगा। आपको बता दूं कि ये बिहार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो आगामी आयोजित होने वाली है, सभी एग्जाम में यहाँ से आपकी भरपूर हेल्प मिलेगी। आज से इस सेशन से अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा और साथ ही साथ प्रीवियस वीडियो जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं उसे भी जरूर देखिएगा। और हो सके तो जो मंथली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हमने आपको दिया है उस सीरीज को जरूर आप लोग फॉलो कीजिएगा, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न जो बिहार से पूछे जाते हैं, जो खास करके बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स होते हैं, वो निश्चित तौर पर 100% वो आपके इसी मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो से होंगे। जो आपको सेक्शन दिखेगा मंथली करंट अफेयर्स का, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित फुटबॉल लीग बिहार स्टेट यूथ लीग 2024 का खिताब अंडर 15 और अंडर 17 ये दोनों वर्गों में किस टीम ने अपने नाम किया है। देखिए, इसमें बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की टीम भी शामिल थी, यानी कि बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी अर्थात BSSA। इस टीम ने इस खिताब को दोनों वर्गों में अपने नाम किया है, अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए, चलते हम यहाँ पर सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, और बताएं कि बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है। देखिए, बिहार में अगर हम रामसर स्थलों की बात करें, पहले तो एक ही रामसर स्थल था, वो भी हम आपको बतलाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कुल संख्या की तो ये संख्या बढ़कर हो गई है 3, अर्थात बिहार में अब रामसर स्थलों की संख्या है 3। ये चीजें ध्यान रखिएगा। विस्तृत तौर पर यहाँ पर आपके समक्ष हमने जानकारी रखा है। पहला पॉइंट है कि हाल ही में 5 जून को, आप सभी जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसी अवसर पर बिहार के 2 स्थलों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। यानी कि रामसर साइट में ये बिहार के 2 स्थलों को शामिल किया गया। इन 2 स्थलों की बात करें तो बिहार के जमुई में है, जो कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों यहाँ से आपको ध्यान रखना है, दोनों बिहार के जमुई में है। अच्छा, बिहार का जमुई जिला कुछ समय पहले और भी कई चीजों को लेकर खबरों में था। उसमें एक जानकारी मैं आपको ये दे दूं कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने 2023 में इस बात की पुष्टि की थी कि पूरे भारत का 44% जो स्वर्ण है वो जमुई में है। इस चीज को ध्यान रखेगा। और जमुई की यहाँ पर एक्चुअली बात हो रही, तो कुछ समय पहले 2021 में बिहार का पहला, जो खास करके हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पक्षी महोत्सव की, जो कि कलरव नाम से यहीं पर आयोजित हुआ था, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में। जबकि वहीं पर अगर हम इसके दूसरे संस्करण की बात करें तो इसका दूसरा संस्करण जो है ये नागी पक्षी अभ्यारण्य या फिर नागी पक्षी आसरणी में जमुई में आयोजित हुआ है। तो अब तक अगर हम बात करें बिहार में पक्षी महोत्सव की, तो 2 पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ है। दोनों को यहाँ से ध्यान रखना। पहला जो इसका उद्घाटन संस्करण था वो 2021 में आयोजित हुआ था। अब यहाँ पर हम आपको कुछ और भी जानकारी देते हैं। दरअसल अगला पॉइंट है कि इसके साथ ही देश भर में रामसर साइट में शामिल होने वाले वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमियों की संख्या अब बढ़कर हो गई है 82। अगर आपसे एग्जाम में अब प्रश्न पूछे जाए कि पूरे भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो अब जो इसकी संख्या ये बढ़कर 80 से 82 हो गई है। इस चीज को ध्यान रखिए। अच्छा, बिहार के संदर्भ में एक पॉइंट यहाँ पर है कि बिहार का जो बेगूसराय जिला है, तो बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील अब तक बिहार की पहली वो एकमात्र रामसर साइट थी, जिसे कि नवंबर 2020 को ये रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली थी। लेकिन अब बिहार में इसकी संख्या बढ़कर हो गई है 3। तो ये चीजें तो खबरों में है ही, लेकिन यहाँ पर जो हम जानकारी दे रहे हैं बिहार के बेगूसराय के कांवर झील के बारे में, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये बिहार का पहला वो एकमात्र रामसर साइट था पहले, मतलब अब तक, जो कि नवंबर 2020 में इसे मान्यता दिया गया था। लेकिन अब इसमें 3, मतलब कुल मिला के 3 इसमें हो चुके हैं। चलिए, यहाँ पर एक जानकारी और भी दे दूं, अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा, आई थिंक बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कई बार हमने इसकी चर्चा आपके साथ किया है। दरअसल रामसर स्थलों की बात करें तो एक प्रकार से ये आर्द्र भूमि होता है, वेटलैंड साइट होता है।
और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में यूनेस्को द्वारा हस्ताक्षरित एक पर्यावरण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखिए, रामसर एक्चुअली में ये ईरान में एक स्थान है, यहीं पर ये खास करके इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। और एक बात यहाँ पर यह है कि इसमें शामिल वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों को जो रामसर स्थलों की सूची में जो शामिल होते हैं या फिर रामसर कन्वेंशन की जो स्थलों की सूची इसमें जो शामिल होते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से सहयोग भी मतलब प्रदान किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो चीजें यहाँ पर हमने आपको बताया है। रामसर स्थलों को लेकर पिछली बार भी हमने जानकारी दिया था, चीजों को चेन बना के याद रखते रहिए। निश्चित तौर पर कोई भी प्रश्न किसी भी रूप में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से हल करके आ पाएंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है कि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक कुल 7 चरणों में आयोजित 18वें लोकसभा चुनाव में बिहार के किस राजनीतिक दल का जीत का जो प्रतिशत था वो 100% रहा है। देखिए ये थोड़ा ट्रैक से हट के प्रश्न है और हमने आपको ये एक वीडियो में इसकी जानकारी दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा वीडियो है, आपको वो वीडियो जरूर देखना है। फिलहाल यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, जो विकल्प हमें दिए गए हैं विकल्पों के आधार पर, जो विकल्प नंबर सी है यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, रा जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है इसका अर्थ है रामविलास। अच्छा, लोक जनशक्ति पार्टी में मतलब कुछ बातें ऐसी हुई थी, मतलब कि इसका कह सकते हैं चुनाव चिन्ह और ये नाम को फ्रीज कर दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। यानी कि जो रामविलास पासवान द्वारा स्थापित ये एक प्रकार के राजनीतिक दल, इसमें उनके सुपुत्र चिराग पासवान और उनके भाई जो पशुपति पारस हैं दोनों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद से दोनों ने अलग अलग नाम रखा। तो यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है लोक जनशक्ति पार्टी, रा जो है ये रामविलास, कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी यह पार्टी और 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो चुनाव में जो जीत का प्रतिशत रहा बिहार के संदर्भ में यहाँ पर हमने बात किया है ये 100% रहा है। अब यहाँ पर आइए कुछ अतिरिक्त जानकारी मैं दरअसल यहाँ पर आपको दे दूं कि आप सब जानते हैं कि 543 सीटें हैं लोकसभा की भारत में, पूरे भारत की बात हो रही है, और इनमें से बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जहां 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक कुल 7 चरणों में 18वां लोकसभा चुनाव आयोजित हुआ। एक अहम जानकारी यहाँ पर यह है कि केवल 3 ऐसे राज्य हैं, केवल 3 राज्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, जहां पर सातों चरणों में ये चुनाव आयोजित हुए हैं। तो ये पॉइंट बहुत ही अहम आपके लिए हो जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो एक्चुअली प्रश्न में आपको हमने पूछा था, इसी को विस्तृत तौर पर देखते हैं। दरअसल किस राजनीतिक दल को बिहार में कितनी सीटों पर जीत मिला, यहाँ पे और नहीं होगा बल्कि पर होगा, मिस टाइपिंग हुआ है, आप लोग सुधार कर लेंगे। तो बिहार में अगर हम बात करें तो अभी हम आपको बतला चुके हैं और आप लोग जानते भी हैं कि 40 लोकसभा सीटें हैं। और बिहार के संदर्भ में हम बात करेंगे जो एनडीए और इंडिया अलायंस है, जो एक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एनडीए की। तो एनडीए के जो घटक दल हैं जिनमें भाजपा, जदयू, लोजपा और हम, ये सभी को यहाँ पर आप देख रहे हैं। जैसे कि हम भाजपा की बात करें तो 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 पे जीत हासिल की। उसी प्रकार से जदयू 16 पे लड़कर 12 पे जीत हासिल की, जबकि लोजपा रामविलास की बात करें तो 5 पर ये चुनाव लड़े और 5 पर जीत हासिल की। और हम यानी कि जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो सेकुलर जो एक पार्टी है, जीतन राम मांझी वाले, 1 सीट पर लड़े थे और जीत हासिल की। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये समझिएगा, जो जीत के प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, जो विकल्प यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो विकल्पों के आधार पर तो इसका राइट आंसर लोजपा रामविलास ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक दल और भी है, हम सेकुलर, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा क्योंकि एक ही सीट पर लड़ा और वो जीत हासिल किया, तो जीत का प्रतिशत इसका भी 100% है। तो ये चीजें भी ध्यान रखिए, विकल्पों के आधार पर अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका राइट आंसर करेंगे। अच्छा, दूसरे हम गठबंधन की बात करें इंडिया अलायंस की, तो इसके घटक दलों में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले आदि है। इनमें आपको ध्यान रखना है, राजद 23 सीटों पर लड़ी, 4 पर जीत हासिल की, कांग्रेस 9 पर लड़कर 3 पर जीत हासिल की, भाकपा माले 3 पर लड़कर 2 पर जीत हासिल की। इन सभी को जब यहाँ पर आप काउंट करेंगे, जो आपको दिख रहा है 12 12 24 5 29 31 23 4 34 35 36 37 और 38 39, और एक और है निर्दलीय, जो कि पप्पू यादव पूर्णिया लोकसभा चुनाव से निर्दलीय लड़े थे, जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं और इन्होंने जीत हासिल किया।
तो बिहार के कुल 40 लोकसभा सीटों की विस्तृत जानकारी यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है। इसको लेकर एक वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का इसमें हमने संग्रह दिया है लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित। इसमें जो भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी डेली करंट अफेयर्स सीरीज के अंतर्गत हमने चीजों को आपके साथ एकदम से साझा किया था, लेकिन इस वीडियो में चीजों को एकत्रित करके एक ही जगह हमने आपको दिया है। मुझे लगता है कि एक प्रश्न यहाँ से कॉमन रूप से पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम आ चुके हैं तीसरे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक अंतरिक्ष में तीसरी बार उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई है? इनका नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा सुनीता विलियम्स। हालांकि कुछ समय पहले ये जो उड़ान भरने को लेकर बातें निकल कर सामने आ रही थी, तो तकनीकी खराबी के कारण समय को टाल दिया गया था। हमने ये आपको बतलाया भी था, लेकिन अब ये अंतरिक्ष में उड़ान भर चुकी है और इस प्रकार तीसरी बार उड़ान भरने वाली पहली महिला बन गई। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, जिन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख रहे हैं, हाल ही में तीसरी बार अंतरिक्ष की उड़ान भरी है। और आपको ये ध्यान रखना, हाल ही में 5 जून 2024 को भी फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एक अन्य यात्री ब्रूच विल्मोर के साथ बोइंग के CST 100 स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा पर रवाना हुई है। और साथ साथ इस परीक्षण मिशन पर दोनों अंतरिक्ष यात्री एटलस V रॉकेट से भेजे गए हैं। तो इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिए। उनके साथ जो एक और अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि नासा के ही हैं, बुच विल्मोर, जो कि आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। और तमाम बातें यहाँ पर कहाँ से ये लॉन्च हुआ और कौन से अंतरिक्ष यान से, किस रॉकेट से, चीजें यहाँ पर लिखी गई है। आप लोग सभी को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सुनीता विलियम्स को लेकर एक बात बता दूं कि ये मूल रूप से जो इनके पिता हैं ये अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले हैं। दरअसल इनके पिता खास करके अमेरिका में एक डॉक्टर हैं और यहीं पर उनके पिता स्लोवेनिया की एक लड़की से विवाह किए थे। और ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मूल रूप से जो उनका संबंध है ये अहमदाबाद गुजरात से है। अच्छा, सुनीता विलियम्स को लेकर आप लोग बहुत सारी चीजें पहले से भी जानते होंगे, ये तस्वीरों के माध्यम से खास करके। दरअसल इसको लेकर एक बात ये ध्यान रखिए, इससे पहले जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं तीसरी बार ये अंतरिक्ष की उड़ान भरी है, लेकिन इससे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो इससे पहले 2 बार, एक तो 2006 में और फिर दूसरी बार 2012 में वे अंतरिक्ष की यात्रा कर चुकी है। 2006 में अंतरिक्ष में वे 195 दिन रही थी और 2012 में 127 दिन अंतरिक्ष में बिताई थी। लेकिन इस बार जो तीसरी बार उड़ान भरी है तो तकरीबन 7 दिन अंतरिक्ष में रहने की बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। तो ये चीजें भी यहाँ पर ध्यान आप लोग रख सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि हालिया जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को भारत में प्रथम स्थान मिला है? देखिए, भारत के संदर्भ में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो भारतीय संस्थानों में IIT बॉम्बे पहले स्थान पर रहा। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले QS में जो QS का पूरा रूप होता है वो क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है क्वार्क-केरेली-साइमंड्स। तो क्वार्क-केरेली-साइमंड्स अर्थात QS ने हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की है। ये 2025 को लेकर अभी हाल ही में जारी किया गया। तो 2024 को लेकर भी हम आपको जानकारी इसी सीरीज में दिए थे। फिलहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इस खास करके यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो टॉप 3 की सूची जो इस रिपोर्ट के आधार पर हम देखें, इसमें पूरी दुनिया की जो टॉप 3 जो यूनिवर्सिटी है उनमें पहले स्थान पर है अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कुल मिला के 100 अंकों के साथ इस सूची में ये MIT जो अमेरिका का है ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की इंपीरियल कॉलेज लंदन जो कि 98.5 अंकों के साथ, और तीसरे स्थान पर यह भी है यूनाइटेड किंगडम का ही जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ये 96.9 अंकों के साथ। तो कुल मिला के ये दुनिया की 3 शीर्ष यूनिवर्सिटी है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार। लेकिन वहीं पर भारतीय संस्थानों की बात करें, क्रम से बात करें, तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि 118वें स्थान पर रहा IIT बॉम्बे। हालांकि IIT बॉम्बे को भारत में पहला स्थान मिला और ओवरऑल वैश्विक सूची के आधार पर यहाँ पर नंबरिंग किया गया है। और क्रम से आप ध्यान रखेंगे जैसे कि IIT बॉम्बे पहले स्थान पर भारत में और IIT दिल्ली भारत में दूसरे स्थान पर, लेकिन वैश्विक स्तर पर 150वां। और तीसरे स्थान पर भारत में रहा भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु। हालांकि ये भारत में तीसरे स्थान पर।
उसी प्रकार से आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी कानपुर, ये यहाँ पर भारतीय संस्थानों को लेकर आप जानकारी ध्यान रखेंगे। मूल रूप से आपसे ये भी पूछा जा सकता है, मतलब यही पूछा जाएगा एक्चुअली, मुझे जो लग रहा है इसमें पहले स्थान पर कौन रहा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि आपको सारा ध्यान यहाँ से रखना है। अच्छा, इन सब के अतिरिक्त इस रिपोर्ट में भारतीय संस्थानों को लेकर कुछ और भी बातें निकलकर सामने आती है। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार 61% भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी रैंक में सुधार किया है, जबकि 24% ने अपना स्थान बनाए रखा है, यानी कि स्थान को कायम रखा है, जबकि 9% ऐसे संस्थान हैं जिसमें गिरावट देखी गई है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसमें जो सूची में शामिल विश्वविद्यालय है, इनमें 3 विश्वविद्यालय को नई रैंकिंग मिली है, यानी कि इसमें शामिल हुआ है। तो यहाँ पर ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को लेकर खास करके आपको ध्यान रखना है। देखिए, कई सारे संस्था के द्वारा ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया जाता है। आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, किसी प्रश्न में उलटफेर हो सकता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये क्यूएस यानी कि क्वार्क साइमंड्स के द्वारा जारी किया गया। अब यहाँ पर हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि किन्हें हाल ही में उनकी फिल्म मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। देखिए, ऐसे तो कई सारे फिल्म फेस्टिवल आयोजित होते हैं और हमने समय समय पर सबकी जानकारी आपको दिया है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल के बारे में। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है सान्या मल्होत्रा को। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको बता दूं कि सान्या मल्होत्रा को फिल्म मिसेज में उनकी भूमिका के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका में 31 से 2 जून 2024 तक आयोजित, दरअसल 31 मई से 2 जून 2024 तक आयोजित प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इस फिल्म की बात करें तो आरती कदव द्वारा निर्देशित यह मिसेज फिल्म मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन की हिंदी रीमेक है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आपके समक्ष हमने पुरस्कारों की जानकारी आपके समक्ष रखा है। जैसे कि यहाँ पर हम बात जो कर रहे हैं इंडियन यानी कि न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल की, तो इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला है, इस फिल्म का नाम है आगरा। ये आप ध्यान रखेंगे। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है, ये सुमंत भट्ट को मिला फिल्म मिथ्या के लिए। बेस्ट एक्टर का खिताब मिला मोहित अग्रवाल को इसी फिल्म के लिए, यानी कि आगरा के लिए। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब मिला है सान्या मल्होत्रा को फिल्म मिसेज के लिए, यानी कि श्रीमती के लिए। अब यहाँ पर अगला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की बात करें तो द वर्ल्ड इज फैमिली, यहाँ पर इस नहीं बल्कि इज होगा, द वर्ल्ड इज फैमिली, ये इस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इस पुरस्कार को लेकर, यानी कि इस फिल्म फेस्टिवल को लेकर जो चीजें आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पर हमने आपके समक्ष रख दिया है। अब यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 3 जून 2024 को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि कृष्ण प्रकाश को अभी हाल ही में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि मुंबई पुलिस की विशिष्ट आतंकवाद विरोधी इकाई फोर्स 1 के प्रमुख कृष्ण प्रकाश को हाल ही में 3 जून 2024 को प्रतिष्ठित वार्षिक हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इन्हें यहाँ पर पुरस्कार ग्रहण करते हुए तस्वीर में देख सकते हैं। और यह पुरस्कार मुंबई में आयोजित एक सांस्कृतिक महोत्सव में दिया गया या फिर एक कार्यक्रम में दिया गया। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर पुरस्कारों की बात हो रही तो कुछ अहम जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जितने भी लोग घर बैठे बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में लगे हैं, खास करके अगर 17वीं बीपीएससी ट्री और बिहार एसआई, बिहार एसएससी, सीडीपीओ, बिहार पुलिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, इस सीरीज के करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो कीजिए। और इसका जो नोट्स हम आपको दे रहे हैं पेड ग्रुप में, आप लोग इसे वहां से डाउनलोड करके इसका पीडीएफ को प्रिंट करके आप बेहतर तरीके से इसका रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी एग्जाम में अब के समय में जो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो बहुत अधिक हो गया है। 17वीं बीपीएससी एग्जाम की ही बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 35 से 38 जो प्रश्न है वो केवल और केवल आपके करंट अफेयर्स होंगे। एक बहुत बड़ा पोर्शन को ये कवर करता है। और इस सीरीज की यही विशेषता है कि आप यहाँ से अगर रेगुलर क्लास को फॉलो करते हैं, मटेरियल को पढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर भरपूर फायदा मिलेगा और यहाँ पर 100% आप प्रश्नों को हल करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आपको इसको कैसे ज्वाइन करना है, दरअसल यहाँ पर वो जानकारी लिखी गई है। जुड़ने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको हमें pre24 लिखकर मैसेज करना है।
उसके बाद यहाँ पर तमाम जानकारी आपको मिल जाएगी, जो भी चीज़ें आपको मिलेगी वहाँ पर वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे इंस्टेंट आपको सेंड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगे कि ज्वाइन करना है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। चलिए, अब यहाँ पर हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैसे पुरस्कारों को लेकर जो कि वैश्विक स्तर पर प्रदान किए जाते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फिलहाल ये तमाम जानकारी जो नीचे आपको दिख रहा है, ये चीज़ें हमने कई बार आपको बतलाया है, लेकिन इसमें अब नई-नई चीज़ें जो ऐड हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से गीतकार गुलजार को उर्दू के लिए और विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए संयुक्त तौर पर ये 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 रिसेंटली जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को दिया गया है। एक जानकारी यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जापानी वास्तुकारों ने सबसे अधिक इस पुरस्कार को अपने नाम किया है। इस सूची में एक पुरस्कार और भी ऐड हुआ है, एबेल पुरस्कार, जो कि फ्रांस के मिशेल टेलग्रांड ने अपने नाम किया है। अच्छा, बीपीएससी ट्री एग्जाम में ये वाला पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, जो कि बुल्गारिया के जॉर्जी गोस्पोंडिनोव ने अपने नाम किया है। उनकी रचना थी टाइम शेल्टर, इसी के लिए। अच्छा, इसको आप यहाँ पर विस्तार से देख सकते हैं। 2024 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की जानकारी यहाँ पर है, 2023 वाला यहाँ पर है, 2022 वाला यहाँ पर है। ये चीजें आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और 2023 से ही एक प्रश्न अराइज हुआ था, यही वाला, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हिंदी की पहली रचना 2022 में, जो कि गीतांजलि श्री की रचना थी, रेत की समाधि, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया था टॉम ऑफ सैंड के रूप में, और इसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये हिंदी की पहली रचना, और गीतांजलि श्री मूल रूप से उत्तर प्रदेश भारत की रहने वाली। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। निश्चित तौर पर ये चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और 2024 में, यानी कि इस वर्ष इसकी 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। और 2024 की इसकी जो निर्धारित थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता, यानी कि लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट टॉलरेंस, ये इसका 2024 का निर्धारित थीम है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अच्छा, आपको बता दूं कि 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में इसे घोषित किया था, या फिर ये दिवस को अपनाया था। कब? तो 1972 को। देखिए, 2023 में जो इसका थीम था, ये था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को हटाएं। 2022 में इसका निर्धारित थीम था ओनली वन अर्थ, यानी कि केवल एक पृथ्वी। ये चीजें पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन इन सब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये वाला पॉइंट है। दरअसल बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन 45वें विश्व पर्यावरण दिवस की भी थीम थी, जिसकी मेजबानी भारत ने किया था। 45वां जो पर्यावरण दिवस था, विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी मेजबानी भारत द्वारा किया गया 2024 में। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये इसका 51वां संस्करण अभी हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाणिज्य मंत्रालय की हालिया जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश 2023 से 24 के दौरान अमेरिका और यूएई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है? इस देश का नाम है नीदरलैंड। विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको जानकारी दे दूं कि वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार नीदरलैंड 2023 से 24 के दौरान अमेरिका और यूएई के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य के रूप में उभरा है। साथ ही यहाँ पर इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया, जो रिपोर्ट अभी हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक शिपमेंट जो है, इसमें 3% से हालांकि अधिक की गिरावट भी दर्ज की गई है। साथ ही यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार अधिशेष पिछले वर्ष 2022-23 में $13 बिलियन से बढ़कर अब ये $17.4 बिलियन हो गया। यानी कि दोनों देशों के जो मध्य व्यापार होता है, इसकी यहाँ पर बात हो रही है। अगला पॉइंट है कि रिपोर्ट के अनुसार नीदरलैंड में भारत का निर्यात, यहाँ पर निर्यात की बात हो रही है, जो कि 2023 से 24 में लगभग 3.5% से बढ़कर अब ये $22.36 बिलियन का हो गया है। जबकि ये 2022-23 की बात करें तो $21.61 बिलियन था।
ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो खास करके आंकड़े आपके समक्ष हैं। एक बात यहाँ पर यह है खास करके कि पिछले वित्त वर्ष में नीदरलैंड में जिन मुख्य वस्तुओं के निर्यात में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है, उनमें पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, रसायन और फार्मास्यूटिकल शामिल है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, भारत से जिस भी वस्तु का निर्यात होता है, चाहे वो किसी भी देश में हो, अगर हम यहाँ पर एक शब्द प्रयोग करें कि भारत से निर्यात होने वाले वस्तुओं में किस वस्तु या फिर किस उत्पाद की मतलब मात्रा या फिर संख्या बोले वो अधिक है, तो ऐसे में ये ध्यान रखेंगे कि पेट्रोलियम उत्पाद जो है ये अधिक पैमाने पर भारत से निर्यात होता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, पेट्रोलियम उत्पाद की यहाँ पर बात हो रही है जो कि निर्यात होने वाले यहाँ पर उत्पादों में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में आयोजित हुए 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में किस गठबंधन दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई है? तो अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आती है, ऐसे में तो देखा जाए कि बहुमत अभी इस समय एनडीए के पास है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है एनडीए, इसके पास पूर्ण बहुमत है। हालांकि इसको लेकर तमाम जानकारी हमने इस वीडियो में दिया है, जैसा कि आपको हम बतला रहे थे। इस वीडियो को आप सभी लोग देखेंगे, निश्चित तौर पर सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक और बात, करंट अफेयर्स का एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुआ है, 3 वीडियो हमने आपको दिया है, केवल सिलेक्टेड प्रश्नों का इसमें संग्रह है। ये तमाम वीडियो आप जरूर देखिएगा और एप्लीकेशन पे जो खास करके करंट अफेयर्स टेस्ट करके एक सेक्शन बना होगा किसी भी कोर्स में, जो 17वीं बीपीएससी वाला कोर्स है, वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। वहां पर जाकर के आप इसका पीडीएफ फाइल को निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम इस अभियान का शुभारंभ किया गया? तो ये शुभारंभ अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली की बुद्ध जयंती पार्क में नरेंद्र मोदी ने एक पीपल का पेड़ लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ किया। आप यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। अच्छा, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये चीजें यहाँ पर हमने आपके समक्ष रख दिया है। ये चीजें अभी हम आपको बतला भी रहे थे। 51वीं वर्षगांठ भी मनाई गई है। 2024 में इसका थीम क्या है और साथ साथ यहाँ पर इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये चीजें दर्शाई गई है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक सांग्री ला संवाद, इसे एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, इसका कौन सा संस्करण हाल ही में सिंगापुर में आयोजित हुआ है? ये इसका 21वां संस्करण था। आपको बता दूं कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक सांग्री ला संवाद यानी कि एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का 21वां संस्करण हाल ही में सिंगापुर में आयोजित हुआ। 31 मई को इसकी शुरुआत हुई थी, 2 जून 2024 तक ये यहाँ पर आयोजित किया गया सिंगापुर में। अब इस सम्मेलन की बात करें तो यहाँ पर कुछ बातें ध्यान से आपको देखना है। देखिए, एशिया प्रशांत में सबसे गंभीर सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन हमेशा अमेरिका के रक्षा मंत्री द्वारा किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ष 2024 में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इसे एशिया प्रशांत क्षेत्रों व दुनिया के यानी कि इस सम्मेलन में, इसमें आपको ध्यान रखना है एशिया प्रशांत क्षेत्रों व पूरी दुनिया के अन्य क्षेत्रों की 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। भारत के संदर्भ में ये ध्यान रखेंगे कि भारत इस बार इसमें भाग नहीं लिया है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांग्री ला संवाद को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे। कब? तो 2018 में। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि बताएं कि हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटिर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? ये यहाँ पर प्रश्न, इनका नाम है हल्ला टॉमस डॉटिर। ये अभी हाल ही में आइसलैंड की प्रधानमंत्री चुनी गई, यानी कि राष्ट्रपति चुनी गई, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि यहाँ पर राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं। विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। अच्छा, जो नए नए पीडीएफ लॉन्च होते हैं, आप लोग अपने कोर्स के तहत एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां पर जाइए और पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि लोकसभा चुनाव या फिर चुनाव आयोग के अनुसार 18वें लोकसभा चुनाव 2024 में कितने करोड़ भारतीयों ने वोट देकर रिकॉर्ड बनाया है? इसकी जानकारी हमने आपको पिछले वीडियो में दिया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, हमें बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।